हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी मध्य प्रदेश जीएस श्रृंखला पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम सभी ने अभी तक लगभग 7 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। ये हमारी सीरीज का अगला वीडियो होगा और इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं जो परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। देखिएगा, आपको अगर पिछले वीडियोज की श्रृंखला समझ में आ पा रही है तो आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश के साथ साथ आपको अगर कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ना है, जैसे इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी, तो आप सभी कमेंट में जरूर बताएं। आज हम लोग हमारी श्रृंखला के जो अगले टॉप 20 क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन टॉप 20 में टॉप 100 क्वेश्चन होंगे। आप सभी वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। देखिएगा, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, आप सभी देख पा रहे हैं। एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए आप समझ लीजिएगा, मध्य प्रदेश एग्जाम, मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और लगभग 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपकी, तो बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिएगा, एमपी का पूछा है, हम भारत का भी पढ़ लेंगे और विश्व का भी पढ़ेंगे इसी में। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चचाई जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है, बहुटी जलप्रपात है या सहस्त्रधारा जलप्रपात है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो हमारा जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखिए राइट आंसर को, बहुटी जलप्रपात होगा। कौन सा है? बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। बहुटी जलप्रपात आपको ये कवर करना है, बहुटी जलप्रपात कैसा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है, कहां पर स्थित है, ये भी कवर करना है। बहुटी जलप्रपात हमारे एमपी का सबसे बड़ा जलप्रपात 198 मीटर है। कितना मीटर है? 198 मीटर और रीवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? रीवा। अगर कोई पूछ ले किस नदी पर है, तो नदी को भी ध्यान रखना है आपको, सेलर नदी पर है। कौन सी नदी है? सेलर नदी। बहुटी जलप्रपात रीवा में स्थित है और किस नदी पर है? सेलर नदी पर। और कितने मीटर ऊंचा है? 198। यही हमारा राइट आंसर होगा, बहुटी जलप्रपात के साथ जाएगा। अगर हम इसी ऑप्शन में जो चचाई है, तो चचाई को ध्यान रखिए, ये भी रीवा में। कहां पर है? रीवा में ही। और कौन सी नदी है? तो बीहड़ नदी। कौन सी नदी है? बीहड़ नदी पर स्थित है, रीवा में ही। बीहड़ नदी पर कितने मीटर ऊंचा? 130 मीटर ऊंचा। कितने मीटर ऊंचा है? 130 मीटर ऊंचा और रीवा में ही चचाई मौजूद है। धुआंधार की बात करें हम लोग, तो ये जबलपुर में। कहां पर मौजूद है? जबलपुर। और जबलपुर से ध्यान रखिए 10 मीटर लगभग ऊंचा है और नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर मौजूद है धुआंधार जलप्रपात। जबलपुर में लगभग 10 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर सहस्त्रधारा जलप्रपात की हम बात करें, तो सहस्त्रधारा महेश्वर में। कहां पर मौजूद है? महेश्वर। और महेश्वर कहां मौजूद है ये भी कवर करना है, खरगोन में। कहां पर? खरगोन। और कितने मीटर ऊंचा? 8 मीटर ऊंचा है। किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। तो आपको 4 जलप्रपात ऑप्शन में दिए गए हैं, चारों को ध्यान रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बहुटी जलप्रपात के साथ जाएगा, तो बहुटी जलप्रपात को आपको कवर करना है। बहुटी जलप्रपात 198 मीटर ऊंचा, सेलर नदी पर, रीवा में मौजूद है। इसी से ध्यान रखिएगा, देश का पूछा जाए तो देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोगियागरसुप्पा। कौन सा है? जोगियागरसुप्पा। ये भी कवर करना है। जोगियागरसुप्पा लगभग 255 मीटर ऊंचा शरावती नदी पर मौजूद है। कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर। और किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में मौजूद है। आप इसको ऊंचाई के साथ ध्यान रखिएगा, 255 मीटर के आसपास है। कोई 253 भी देता है, लेकिन 255 के आसपास
तो जोगिया गरसोप्पा देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात। कौन सी नदी? शरावती नदी। इस राज्य में, कर्नाटका में। आप सभी कवर कीजिएगा। और इसी के साथ साथ अगर विश्व की बात कर ले तो एंजिल है। कौन सा है? एंजिल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मौजूद। कौन से महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका। और कौन से देश में? तो वेनेजुएला। कौन सा देश है? वेनेजुएला। तो आपको विश्व का एंजिल ध्यान रखना है और वेनेजुएला देश का ध्यान रखना है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ध्यान रखना है। महाद्वीपों की श्रृंखला भी आपको डिस्कस की जाएगी इंडियन जियोग्राफी और विश्व जियोग्राफी में। वैसे 7 ही महाद्वीप है। कितने हैं? 7। तो हम आपको डिस्कस करेंगे। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारा जो राइट आंसर होगा इसका बहुटी जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? बहुटी। वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहे। लगभग 100 क्वेश्चन कवर होंगे। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। और जो एमपीपीएससी प्री एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे, मध्य प्रदेश से कोई भी एग्जाम उठा के देखिएगा, क्वेश्चन आपको इस श्रृंखला से बनेंगे। लेकिन श्रृंखला पूरा देखने का काम आपका है। पूरी श्रृंखला को कवर कीजिएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें, मक्का का वैज्ञानिक नाम। किसका वैज्ञानिक नाम? मक्का का। इसको जियामीज करना है। क्या है इसका? जियामीज। तो मक्का का वैज्ञानिक नाम यहां पर ग्लाइसिन मैक्स है। ये थोड़ी सा मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिसप्रिंट, ग्लाइसिन मैक्स। और यहां पर है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा। ये 4 ऑप्शन है आपके पास मक्का के वैज्ञानिक नाम में। तो हमें ध्यान रखना है, जियामीज ऑप्शन है, टिटिकम एस्टिवम है, ग्लाइसिन मैक्स है और ओराइजा सटाइवा है। 4 ऑप्शनों में से हमारा जो राइट आंसर है, आप सभी कवर कीजिएगा, जियामीज है। कौन सा है? जियामीज। मक्का का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? जियामीज। आपको कभी कभी फसलों के कोई ना कोई वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिए गए हैं। क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो बने रहे अंत तक। लास्ट जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा जियामीज के साथ जाएगा। जियामीज किसका वैज्ञानिक नाम है? मक्का का। अगर हम टिटिकम एस्टिवम की बात करें तो टिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। किसका? गेहूं का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? टिटिकम एस्टिवम। ग्लाइसिन मैक्स की बात करें हम लोग तो ये सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? सोयाबीन का। तो आपको अच्छे से कवर करना है। दूसरा अगर हम ओराइजा सटाइवा की बात कर ले तो ये चावल का वैज्ञानिक नाम है। किसका? चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा। तो आप चारों के वैज्ञानिक नाम ध्यान रखिएगा। अगर हम वास्तविक में मक्का की बात कर लें उत्पादन की दृष्टि से, तो मक्का का जो जियामीज का उत्पादन है, जियामीज किसका वैज्ञानिक नाम? मक्का का वैज्ञानिक नाम। और उत्पादन की अगर बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है। कहाँ होता है? कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। आप ये भी तो जानते हैं ना, कैपिटल तो आप सभी जानते होंगे पूरे के पूरे 28 स्टेटों का। तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा जियामीज होता है, मींस मक्का होता है। अगर गेहूं की बात करें हम लोग तो सबसे ज्यादा यूपी में होता। कहाँ होता है? यूपी। और यूपी की कैपिटल लखनऊ। यूपी में। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन से कोई पूछ ले, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में, तो पंजाब सबसे आगे है। कौन सा राज्य? पंजाब सबसे आगे गेहूं के उत्पादन में। कैसे? प्रति हेक्टेयर उत्पादन से। अगर हम लोग ग्लाइसिन मैक्स की बात करें, सोयाबीन सबसे ज्यादा एमपी में होता है। कहां पर होता है? एमपी में। और मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स को ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कहां होगा? एमपी में। अगर हम चावल की बात करें ओराइजा सटाइवा, तो ये सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होगा। कहां पर होगा? पश्चिम बंगाल में। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन होगा पंजाब में। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहां होगा? पंजाब। और ओवरऑल उत्पादन पश्चिम बंगाल। लेकिन अगर नदी घाटियों से बात कर ली जाए कि नदी घाटियों में सबसे ज्यादा कहां होता है, तो आपको ध्यान रखना है महानदी बेसिन। कौन सी बेसिन?
महानदी बेसिन में सबसे ज्यादा चावल होता, जिस कारण से इसको हम लोग बोल देते हैं धान का कटोरा। किसका कटोरा? धान का कटोरा। और महानदी बेसिन कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद, वहीं से महानदी का उद्गम होता है। तो आपको ध्यान रखना है, दंड का रंड वन क्षेत्र से महानदी आती है। तो ये कवर कीजिएगा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहते हैं, क्योंकि महानदी में सबसे ज्यादा, नदी बेसिनों में सबसे ज्यादा चावल होता है। और दूसरे नंबर पर अगर नदी बेसिनों की बात आए तो कावेरी नदी बेसिन। कौन सा बेसिन? कावेरी नदी बेसिन। तो बेसिन से भी ध्यान रखिएगा, घाटियों वाइज और राज्य वाइज तो ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब। ये कवर करनी है आपको, मक्का का वैज्ञानिक नाम के साथ साथ कहां कहां पर पाए जाते हैं और उनका चारों ऑप्शनों का वैज्ञानिक नाम। एक ग्लाइसिन मैक्स पूछ लिया गया है, पूछे सारे गए हैं। और आइजस सटाइवा पूछ लिया गया है, चावल का है जो। टिटिकम एस्टिवम भी कई बार पूछ लिया गया। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? एमपी का वन अनुसंधान संस्थान पूछा है। तो आपको वन अनुसंधान संस्थान से कवर कीजिएगा कि यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश का जबलपुर है। कहाँ पर है? जबलपुर। तो राइट आंसर में जबलपुर होगा, जबलपुर इज राइट आंसर होगा। हमारा ऑप्शन जो होगा तो वो कौन सा है? जबलपुर। तो जबलपुर को आपको कवर करना है, राइट आंसर जबलपुर। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ मौजूद है? जबलपुर में मौजूद है। वन से ही ध्यान रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वनों में साल, सागौन और बांस के वृक्ष पाए जाते। किसके वृक्ष पाए जाते? बांस के वृक्ष। अगर कोई इसमें भी पूछ ले फर्स्ट रैंकिंग, तो सागौन फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक के साथ साल है और थर्ड पर आ जाता है बांस। बांस का उत्पादन भी हमारे मध्य प्रदेश में काफी हद तक होता है। फर्स्ट सेकंड रैंक आपको ध्यान रखना है सागौन और साल का। वनों से डाटा है सबसे ज्यादा जो सागौन की अगर हम लोग बात करें तो होशंगाबाद जिला और बोरी अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा है। कौन सा अभ्यारण्य? बोरी अभ्यारण्य। बोरी अभ्यारण्य कहाँ है? होशंगाबाद में ही मौजूद है। साली वहां दक्षिणी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका प्रयोग रेलवे स्लीपर्स में किया जाता। किस में किया जाता है? रेलवे स्लीपर। ध्यान रखिएगा, रेलवे स्लीपर्स बनाने का कारखाना मामा जी के बुधनी में है। ध्यान रखिए कहां पर है? मामा जी के बुधनी। और बुधनी से कौन है? मामा जी। और सीहोर डिस्ट्रिक्ट के साथ जाएगा। तो साल सागौन को कवर कीजिएगा। बोरी अभ्यारण्य भी यहीं पर मौजूद जहां पर सागौन सबसे ज्यादा मात्रा में मिलेगा। और मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर। अगर आपसे यहीं पर क्वेश्चन कह दे कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, कौन सा अनुसंधान संस्थान? भारतीय। तो भारतीय के साथ जाएगा देहरादून। कौन सा है? देहरादून होगा हमारा राइट आंसर। देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान मौजूद है, जो कहाँ की कैपिटल है? उत्तराखंड की कैपिटल। कहाँ की कैपिटल? उत्तराखंड की। तो हमें एक क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा जबलपुर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शनों पर बात कर ले हम सभी, तो ऑप्शनों को ध्यान रखिएगा। भोपाल, भोपाल से कवर कीजिए, ये समझा चुके हैं आप सभी को। इस वीडियो में हम डीप में जाएंगे उनके साथ जो नए पॉइंट होंगे, लेकिन आप सभी को कवर करना है कि जो समझाए हैं, जो भी कवर किए हैं पहले से, तो पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। भोपाल IISS, IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में, राजा भोज एयरपोर्ट, राजा भोज सबसे बड़ा झील है इसी नाम से, भोज ताल जिसे हम कहते हैं, सब भोपाल में। और आप सभी को ये भी कवर करना है कि यहीं पर आपदा प्रबंधन संस्थान है। भोपाल में खेल गांव बनाया गया सतगढ़ी में, मामा जी के द्वारा 2007 में लगभग 150 करोड़ की लागत से आसपास बना था, कंप्लीट हो गया है। तो भोपाल से ही ध्यान रखिएगा। इसी के जस्ट आगे ऐशबाग स्टेडियम, स्टेडियमों से भी कई बार क्वेश्चन बने, ऐशबाग और तात्या टोपे। कौन सा? तात्या टोपे स्टेडियम। ये सब कहां पर है? भोपाल में ही मौजूद है। और तात्या टोपे को तो खेल संग्रहालय भी
बना दिया गया है। तो तात्या टोपे को भी कवर कर लेना। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं कहां से? भोपाल से, और भोपाल में BHEL स्थित है। ये सब कुछ आपको डिस्कस किए। इंदौर ऑप्शन की बात कर ले हम लोग तो IIT संस्थान कहाँ है? इंदौर में है। IIM संस्थान कहाँ है? इंदौर में। लेजर अनुसंधान संस्थान इंदौर। खान नदी के किनारे स्थित शहर इंदौर। आप सभी जानते हैं इंदौर की महू तहसील अंबेडकर जी के लिए प्रसिद्ध, क्योंकि जन्म स्थली वहीं पर है। और महू तहसील के जानापा पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम। इंदौर में होलकर स्टेडियम मौजूद है। कौन सा स्टेडियम? होलकर स्टेडियम। अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। स्वच्छता की दृष्टि से देश का नंबर 1 शहर इंदौर। मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई, सूती वस्त्र उद्योगों की नगरी, वित्तीय राजधानी, खेल राजधानी, ये सब कुछ इंदौर। तो ये कवर करना है आपको। ग्वालियर, ग्वालियर से ध्यान रखिए, ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? रूप सिंह स्टेडियम। भैया खेल वालों, खेल से रिलेटेड जितने भी स्टेडियम है वो सारे कवर करेंगे हम लोग, और काफी हद तक कवर किए, यहां से भी क्वेश्चन बने हैं। ग्वालियर, ग्वालियर रूप सिंह स्टेडियम के लिए मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय यहीं पर है। तानसेन की नगरी यहीं पर। भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर में ही मौजूद है। पहला दूधिया रोशनी से युक्त स्टेडियम यही है रूप सिंह। रूप सिंह के साथ ही आप ध्यान रखिए फूलबाग, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल और झलकारी बाई का समाधि स्थल कहाँ मिलेगा? सब कुछ ग्वालियर। तो ग्वालियर को भी रट के रखो। विजया राजे राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय भी यहीं पर है, ग्वालियर में ही मौजूद। तो आप सभी को ये कुछ पॉइंट कवर करने, और हमारा जो राइट आंसर वो जबलपुर। जबलपुर में भी पहला कृषि विश्वविद्यालय मौजूद है। ये सब डिस्कस कर किए हैं पिछले वीडियोस को, आप उठा के देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम चलेंगे। मध्य प्रदेश में बलराम ताल योजना कब से प्रारंभ की गई? MP के अंदर बलराम ताल योजना। अब बलराम ताल योजना क्या है? आपको इसमें सरकार द्वारा, मामा जी के द्वारा अनुदान राशि दी जाती है। कैसी राशि? अनुदान राशि। जो छोटे किसान हैं और उन्हें अगर अपने खेत में तालाब बनवाना है, तालाब बनाने से होता क्या है, हमारा जो जमीन का वाटर लेवल है वो ऊपर तक बना रहता है, जिससे सिंचाई या कृषि कार्यों में किसी को कोई पीने से रिलेटेड कोई भी दुविधा नहीं जाती है। तो अनुदान राशि इसलिए दी जाती है कि आप अपने खेतों पर तालाब बना सकते हैं, और अनुदान राशि का मतलब है जो वापस नहीं करना पड़ती है, वापस नहीं करना पड़ती। अब समझ लीजिएगा, जो अनुदान राशि दी जाती है वो सरकार को आपको वापस नहीं देना है, वो आपको ही दे दी जाती है। तो बलराम ताल योजना के तहत एक अनुदान राशि दी जाती है, जिसका कुछ ना कुछ प्रावधान रखा गया है सरकार ने, और ये राशि घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो बलराम ताल योजना हमारे मध्य प्रदेश में 2007 में प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई? 2007। करेक्ट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन के साथ ही आपको 2007 के साथ ध्यान रखना है। 6 की बात कर लें तो 6 में महिला हॉकी एकेडमी। अब सनों पर क्या बात करेंगे, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए 2006 में महिला हॉकी एकेडमी हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित 2006 में ही फॉरेंसिक लेबोरेटरी सागर में स्थित हुई है। तो ये कवर कर लेना है आपको। 2012 में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। आप सभी जानते मनमोहन सिंह कांग्रेस सरकार में हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे 2013 से उत्तराखंड त्रासदी। ध्यान रखो, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। तो डेट ऑफ बर्थ पर आप फोकस कीजिए। बलराम ताल योजना राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन किस जिले में पाए जाते? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वनों से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन बने। तो MP में सबसे अधिक वन किस जिले में पाए जाते? बालाघाट आपके पास ऑप्शन है, सतना, पन्ना और सीधी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो बालाघाट के साथ ही जाएगा। बालाघाट में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर वन पाए जाते।
अगर एमपी में कोई पूछे सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में वनों से ध्यान रखिए बालाघाट। कौन सा जिला? बालाघाट, तो करेक्ट आंसर होगा बालाघाट। और एमपी में पाए किस किस के जाते हैं, तो साल, सागौन और बांस। सबसे अधिक कभी भी कोई पूछे तो किस किस के वृक्ष पाए जाते हैं, साल, सागौन और बांस। सागौन का प्रयोग इमारती वस्तुओं को बनाने में, साल का प्रयोग रेलवे स्लीपर्स बनाने में, बांस का प्रयोग ज्यादातर कागज उद्योग में होता है। कहां पर? कागज उद्योग। ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा लगभग 50% बांस का प्रयोग कागज उद्योग में ही किया जाता है। तो बांस से भी पॉइंट ध्यान रखना। और बांस घास के तहत आता है, पेड़ के तहत नहीं आएगा। किसके तहत? घास के तहत आता है। तो आप ये कवर कीजिएगा। और बालाघाट जिला सबसे ज्यादा पॉपुलर है वनों के लिए। बाकी पॉपुलरिटी जो इस जिले से वो हम कवर करते हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बने। यहां से अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात किस जिले का है, तो बालाघाट का लगभग 1021 के आसपास है। 1000 पुरुषों पर लगभग 1021 महिलाएं हैं। 1021 क्या है? महिलाएं हैं, जो 2011 का डाटा बताती। कब का डाटा है ये? 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार। तो एमपी में सबसे अधिक लिंगानुपात बाला जिला, बालाघाट। एमपी में सबसे अधिक वन कहां होंगे? बालाघाट में ही। इसी से ध्यान रखिए एमपी में सबसे अधिक लोहा कहां से निकाला जाएगा? बालाघाट से। इसी से ध्यान रखिए तांबा। कौन सा? तांबा। और तांबा के लिए कौन सी खान है? मलाच खंड। कौन सी खान? मलाच खंड। और इसी से ध्यान रखिएगा मैग्नीज। इसी से क्या ध्यान रखना है? मैग्नीज। और मैग्नीज के लिए कौन सी खान? भरवेली। कौन सी खान है? भरवेली। तो ये कवर करने आपको कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन कहां होंगे? बालाघाट में। एमपी में सबसे अधिक लिंगानुपात कहां होगा? बालाघाट में। एमपी में सबसे अधिक लोहा कहां से निकाला जाएगा? बालाघाट से। और एमपी में सबसे ज्यादा तांबा कहां से निकाला जाएगा, या देश में सबसे अधिक तांबा, तो बालाघाट से। एमपी में सबसे अधिक मैग्नीज कहां से निकाला जाएगा, तो भी बालाघाट से। और एमपी में सबसे अधिक तालाबों से सिंचाई कहां होगी, तो भी भैया बालाघाट से ही होगी। किससे होगी? तालाबों से सिंचाई एमपी में सबसे अधिक तालाबों से बालाघाट और सिवनी में ही होती है। कहां होती है? बालाघाट और सिवनी में। और देश में बात कर ले तालाबों से सिंचाई का, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और देश में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है, तो कुएं व नलकूपों से। और एमपी में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है, तो कुएं व नलकूपों से। तो ये सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं। बालाघाट को समझ गए होंगे आप सभी, तो बालाघाट को कवर कीजिए। यहां पर सतना, सतना भी ऑप्शन में। सतना की बात कर ले हम लोग, तो सतना की कैमूर से, सतना की कहां से? कैमूर से टॉन्स नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी? टॉन्स। इसी को तमसा के नाम से भी जाना जाता है। सतना की कैमूर से टॉन्स नदी का उद्गम। और कैमूर पर्वत श्रृंखला पर ही मां शारदा विराजमान है। माता जी कृपा कर दें, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, भगवान करे सबसे जल्दी जॉब लग जाए, बशर्ते जो देख रहा है और तसल्ली से अंत तक देखते रहें। मां शारदा कहां विराजमान है, आप सभी ध्यान रखिए, कैमूर पर्वत श्रृंखला पर। और कैमूर श्रृंखला किसका भाग है? कैमूर पर्वत श्रृंखला किसका भाग है? विंध्याचल का भाग है। किसका भाग है? विंध्याचल। तो माता जी के दर्शन जरूर करने के लिए चाहें। किस्मत में जिनके होता है उन्हीं को दर्शन होते हैं, बाकी कुछ कर्म से भी हो जाते, तो कर्म करना पड़ेगा, सतना तक तो जाना पड़ेगा आपको। तो दर्शन करने के लिए आप जा सकते हैं बिल्कुल। मां शारदा विराजमान है सतना। और सतना ही सबसे ज्यादा किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीमेंट उद्योग। हमारे मध्य प्रदेश के सतना से एक जिला भी प्रस्तावित है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैहर। मैहर एक जिला बनेगा। बनेगा कब? वो मामा जी की जब कृपा होगी। तो आपको कवर करना है कि सतना जिले से टॉन्स नदी का उद्गम मां शारदा विराजमान है। कौन सी पर्वत पर? कैमूर पर।
सीमेंट सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां सतना में ही मौजूद, और सतना से ही कवर कर लो चित्रकूट। सतना से ही क्या है? चित्रकूट। चित्रकूट पर्यटन स्थल भगवान राम यहाँ पर कंटिन्यू रहे आस्था के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर। तो चित्रकूट भी आप सभी गए होंगे या नहीं गए हैं तो जाएं। चित्रकूट कहाँ स्थित है? सतना जिले में ही। यहाँ पर एमपी और यूपी की सीमा लगती है। किस किस की? एमपी और यूपी। तो सतना से आपको चित्रकूट को भी कवर कर लेना है। पन्ना की बात करें, पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में मौजूद। केन नदी यहाँ से प्रवाहित होगी। कौन सी नदी? केन नदी। और पन्ना से ध्यान रखिए जुगल किशोर जी का टेम्पल, और पन्ना से ही खनिजों की दृष्टि से ध्यान रखिएगा हीरा का उत्खनन सबसे ज्यादा देश में पन्ना में ही होता है, बाकी देश में कहीं नहीं होता। मध्य प्रदेश में ही एकमात्र ऐसा जिला जहां पर हीरा पाया जाता है। तो हीरा के लिए पन्ना ध्यान रखें। सीधी सोने के भंडार यहाँ पर पाए गए हैं। एक जिला यहाँ से अलग हुआ था 2008 में, जिसको हम लोग सिंगरौली के नाम से जानते हैं, और सीधी में ही संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है, जो अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। और आज आपको कवर करना है उसको छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास के नाम से, और हमारे यहाँ निकनेम दे दिया गया है डुबरी के नाम से, इसको जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर हम चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है हमारा? इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जानते हैं? जो इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान है उसे किस नाम से आप जानते हैं? तो कवर कीजिए। यहाँ पर इंदिरा प्रियदर्शनी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो सबसे पहले तो ये है कहाँ मौजूद, ये भी कवर करते हैं हम लोग। तो छिंदवाड़ा कहाँ पर है? छिंदवाड़ा और सिवनी। अब ऐसा क्यों है छिंदवाड़ा सिवनी में क्यों है? क्योंकि यहाँ के बीच से एक नदी गुजरती है जिसे हम पेंच के नाम से जानते हैं, और पेंच नदी के गुजरने के कारण इसका पेंच राष्ट्रीय उद्यान नाम भी पड़ गया, और उसी के गुजरने के कारण इसका क्षेत्रफल दो भागों में डिवाइडेड हो गया, छिंदवाड़ा और सिवनी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो पेंच के साथ ही जाएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को हम किस नाम से जानते हैं? इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। कब की गई? 1975। कहाँ मौजूद है? छिंदवाड़ा और सिवनी में। और यही सबसे ज्यादा पॉपुलर है कृष्ण मृग के लिए। किसके लिए? कृष्ण मृग यहाँ पर पाए जाते हैं। और मोगली एक पार्ट आता था खेल से रिलेटेड, मोगली का जंगल, वो भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से ही रिलेटेड है। तो आप सभी को कवर करना है। छिंदवाड़ा सिवनी में इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है, जिसे पेंच के नाम से जानते हैं। छिंदवाड़ा और सिवनी में 75 में स्थापना, और कृष्ण मृग के लिए और मोगली के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? यही है जो आप जान पा रहे हैं, इंदिरा प्रियदर्शनी। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो माधव राष्ट्रीय उद्यान है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में। कहां पर है? शिवपुरी में। और शिवपुरी से कवर कीजिएगा, ये 1958 में स्थापित हुआ, 1958 में स्थापित माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? माधव। यहां से NH3 होकर के भी गुजरता, और यहीं से जॉर्ज कैसल नामक भवन इसकी ऊंची चोटी पर बना हुआ है, माधव के साथ जाएगा। तो 1958 में इसकी स्थापना। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए, कान्हा किसली से, ये मंडला में। कहां पर स्थित है? मंडला में। और इसकी स्थापना जो हुई 1955 में हुई थी। इसे 1955 में बनाया गया राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। लगभग क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने वर्ग किलोमीटर? 940 वर्ग किलोमीटर में। तो कवर कीजिए कान्हा किसली को। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भोपाल में, ये कहां पर मौजूद है? भोपाल। इसे आधुनिक चिड़ियाघर की उपाधि भी दे रखी है, और इसकी जो स्थापना है 1979 में की गई। और यहीं पर मौजूद है एक पार्क जिसे हम बोलते हैं सर्प पार्क। कौन सा? सांपों के लिए संरक्षण भी इस राष्ट्रीय उद्यान में दिया गया है। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को भी ध्यान रखना है, भोपाल के साथ जाएगा। 1979 में इसकी स्थापना। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान को भी कवर कीजिए, 1975 में इसकी स्थापना। तो आपको ये चारों राष्ट्रीय उद्यान कवर है
कहां पर स्थित है, कैसे है, कहां किसकी स्थापना, ये कवर कर लेना है। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे, बोरी अभ्यारण्य कहां स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य? बोरी अभ्यारण्य। सबसे ज्यादा बोरी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है सागौन के वृक्षों के लिए। किसके वृक्षों के लिए? सागौन। सागौन के वृक्ष सबसे ज्यादा यहाँ अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। कौन से अभ्यारण्य? बोरी अभ्यारण्य। तो बोरी अभ्यारण्य को आपको कवर कर लेना है। बोरी अभ्यारण्य कहाँ है? राइट आंसर होगा हमारा होशंगाबाद के साथ जाएगा। किसके साथ? होशंगाबाद। होशंगाबाद से ही ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी पेपर मिल। कौन सी मिल? सिक्योरिटी पेपर मिल। कहां पर मौजूद है? होशंगाबाद में ही है, और होशंगाबाद में ही बोरी अभ्यारण्य है। और यहीं पर तवा नदी नर्मदा नदी में मिल जाती है। तवा नदी किस में मिलेगी? नर्मदा नदी में। और इसी जिले में पचमढ़ी एमपी का स्वर्ग स्थित है। पचमढ़ी को क्या कहते हैं? एमपी का स्वर्ग। ये सब कुछ लास्ट में हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, तो आप ज्यादा नहीं चाहेंगे। होशंगाबाद को कवर करना है। कोरकू जनजाति भी यहाँ पर मौजूद है। कौन सी जनजाति? कोरकू। तो ये कवर कर लीजिएगा होशंगाबाद जिले से। अगर हम आगर मालवा की बात करें तो आगर मालवा में मौजूद है कामधेनु गो अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? कामधेनु गो अभ्यारण्य, जो एमपी का गायों के संरक्षण के लिए सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कामधेनु गो अभ्यारण्य आगर मालवा में। ये अभ्यारण्य सब पहले, ये अभ्यारण्य क्या होता था? पहले होता था शाजापुर में। पहले कहाँ होता था? शाजापुर में। लेकिन वास्तविक में अब क्या हुआ? शाजापुर से 2013 में एक जिला बना जिसको हम आगर मालवा के नाम से जानते। तो आगर मालवा में कामधेनु गो अभ्यारण्य मौजूद है। इस आगर मालवा से भी कवर कीजिएगा ये पॉइंट। निवाड़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऊर्छा अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? ऊर्छा अभ्यारण्य मौजूद है। अभ्यारण्य को ध्यान रखिएगा। और ऊर्छा बेतवा नदी के किनारे स्थित। ऊर्छा में ऊर्छा का किला, और ऊर्छा से ध्यान रखो जहांगीर महल। कौन सा? जहांगीर महल। ये तो कवर कर लो अच्छे से। जहांगीर महल कहाँ है? ऊर्छा में। और ऊर्छा का किला वीर सिंह बुंदेला जी बनवाए। बेतवा नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। हरदौल का मंदिर भी यहीं पर मौजूद है। चतुर्भुज मंदिर यहीं पर मौजूद है। तो निवाड़ी से कवर कीजिएगा ये पॉइंट। इंदौर में ध्यान रखें हम लोग तो राला मंडल अभ्यारण्य। कौन सा है? राला मंडल अभ्यारण्य। तो ये अभ्यारण्य यहाँ से कुछ पॉइंट कवर कर लेने आपको कि इन ऑप्शनों में आगर मालवा में कामधेनु गो अभ्यारण्य, होशंगाबाद में बोरी अभ्यारण्य जो हमारा राइट आंसर है इसका, निवाड़ी में ऊर्छा अभ्यारण्य, इंदौर में राला मंडल अभ्यारण्य। और इंदौर को हम भरपूर समझाएं, निवाड़ी को हम भरपूर समझाएं, आगर मालवा को भी और होशंगाबाद को भी पिछले वीडियो को आप कवर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दूध लौटावा। ये लौटावा एक साथी है। दूध लौटावा किस जनजाति में प्रसिद्ध है? दूध लौटावा किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो हम सभी ध्यान रखेंगे दूध लौटावा के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है दूध लौटावा। अब दूध लौटावा कौन सी जनजाति में होता है? तो गोंड जनजाति में। किस जनजाति में? गोंड जनजाति। ये कवर करना है आपको। गोंड जनजाति में दूध लौटावा की प्रथा अपनाई जाती है। अब होता कैसे है? जैसे भाई का लड़का बहन की लड़की, या अपोजिट कर दो, बहन का लड़का भाई की लड़की, आपस में ये शादी विवाह कर देते हैं और उसी को हम लोग बोल देते हैं दूध लौटावा। क्या बोलते हैं? दूध लौटावा। तो किस जनजाति के साथ जाएगा? राइट आंसर हमारा गोंड जनजाति इज करेक्ट आंसर होगा। दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो हमारा राइट आंसर होगा गोंड। ये हमारे एमपी की दूसरी बड़ी जनजाति है। दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? गोंड है, ध्यान रखिएगा। और भील की अगर हम बात कर लें तो भील एमपी की सबसे बड़ी जनजाति है। भील एमपी की क्या है? सबसे बड़ी जनजाति। भील कहाँ निवास करेगी? झाबुआ में। कहाँ पर निवास करेगी? झाबुआ और अलीराजपुर। झाबुआ अलीराजपुर में कौन सी जनजाति निवास करेगी? भील जनजाति निवास करेगी। अगरिया जनजाति को कवर कीजिए। अगरिया जनजाति गोंड जनजाति का ही उपभाग है और इसके जो देवता है वो लोहासुर है।
अगरिया जनजाति के देवता कौन से है? लोहासुर। और आपको मिल कहाँ जाएगी? तो ये दक्षिण पूर्वी मंडला शहडोल, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कहाँ पर? मंडला शहडोल में आपको भरपूर मिलेगी। कौन सी जनजाति? मंडला और शहडोल में अगरिया जनजाति। व्हील झाबुआ अलीराजपुर में मिलेगी, जो एमपी की सबसे बड़ी जनजाति है। इन्हीं से एक त्योहार प्रसिद्ध है, भगोरिया हाट। कौन सा हाट? भगोरिया हाट। सबसे पॉपुलर इनका त्योहार होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। गोंड जनजाति, दूध लौटावा प्रथा, गोंड में ये राइट आंसर गोंड ही होगा हमारा। और गोंड जनजाति को कवर करना है आपको कि गोंड जनजाति हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति और ज्यादातर सभी जिलों में पाई जाती है। सभी जिलों में गोंड जनजाति कहाँ पाई जाएगी? ज्यादातर सभी जिलों में कुछ ना कुछ मिल जाती है। बेंगा की अगर हम बात करें, बेंगा जनजाति, तो ये बेंगा जनजाति दक्षिण पूर्वी जिलों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी जिलों में। और दक्षिण पूर्वी जिलों में आप ध्यान रखिए, मंडला, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, सीधी, सिंगरौली, ये सारे के सारे जितने भी जिले हैं वो दक्षिण पूर्वी के तहत आ जाते हैं, यहाँ पर मिल जाएगी। और बेंगा जनजाति जादू टोना में विश्वास रखती है। किसमें? जादू टोना। और जादू टोना आप सभी जानते ही है, जादू टोना में विश्वास रखने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र जनजाति कौन सी है? बेंगा। और बेंगा को ही कवर कीजिएगा। बेंगा के जो देवता है वो बूढ़ा देव है। कौन से है? बूढ़ा देव। और बूढ़ा देव ऐसी इनकी मान्यता है कि साज के वृक्ष में निवास करते हैं। कौन से वृक्ष में? साज के वृक्ष में। और साज का वृक्ष काय का होता है भैया? साल का होता है। ये वास्तविक में होता काय का है? साल का होता है। तो ये वृक्ष वो बोल नहीं पाते, इसलिए साज कह देते। क्या कह देते? साज के वृक्ष में। तो ये पॉइंट आपको कवर करनी है, अगरिया से, व्हील से, गोंड से और बेंगा से। और बेंगा, दूध लौटावा, सही आंसर जो होगा वो गोंड जनजाति के साथ जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। भारतीय रेलवे का मध्य पश्चिमी मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का, अब भारतीय रेलवे पूछा है, एमपी में इसका कहाँ है मुख्यालय? ऑप्शन से हम लोग बता पाएंगे। मध्य पश्चिमी मुख्यालय, हमारे भारतीय रेलवे के 18 मुख्यालय, 18 जोन और 18 मुख्यालय। पहले हुआ करते थे 17, लेकिन अभी लेटेस्ट में एक नया बना है जिसको हम विशाखापट्टनम के नाम से जानते। आंध्र प्रदेश में मौजूद है विशाखापट्टनम, और देश के सबसे गहरे बंदरगाह के लिए भी प्रसिद्ध है। तो एक बार हम कवर कर लेते हैं 18 के 18। घबराइएगा नहीं, वीडियो लंबा हो रहा है, होने दीजिएगा। हम पढ़ने के लिए बैठे हैं, जुनून के साथ बैठे हैं कि कुछ करना है, और कुछ करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगी, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस चक्कर में बैठे हो कि 5 मिनट 10 मिनट देखेंगे तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। सिलेक्शन चाहिए तो कंटिन्यू जुनून के साथ पढ़ना पड़ेगा, और जुनून तभी आएगा जब आपके अंदर दृढ़ संकल्पित होगा कि हमें कुछ करना है। अगर हमें कुछ नहीं करना तो वीडियो तक, पूरा अंत तक तो कभी नहीं देखने वाले। इस बात को भी कवर कीजिएगा। अगर लक्ष्य बनाए हैं तो अंत तक देखिए, सारे 18 के 18 मुख्यालय कवर करेंगे। और कवर करने के साथ ही आपको ये भी फोकस करना है कि वो लर्न भी हो जाए। क्या हो जाए? लर्न भी हो जाए। तो देखिएगा, हम सबसे पहले बात कर दें, मध्य पश्चिमी मुख्यालय तो बन ही जाएगा, लेकिन वास्तविक में हैं कितने? तो 18। उन 18 को कैसे याद करना है, ऐसे ध्यान रखिएगा। वीडियो की टेंशन नहीं लें, वीडियो लंबा होने दें। लंबा बनाने के लिए ही आपको आए हैं यहाँ पर, ठीक है, और पढ़ाने के लिए ही आए। तो पहले पढ़ना है, टाइमिंग की दिक्कत नहीं लेनी है। टाइमिंग तो कितना भी हो सकता है, अब ज्यादा मेहनत करेंगे तो फिर टाइम तो लगेगा ही। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये तो आप सभी जानते होंगे। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ आपको ध्यान रखना है। ये आप सभी जान गए होंगे। उत्तर पूर्वी है, ये उत्तर पश्चिमी है, ये दक्षिण पश्चिम है, और ये दक्षिण पूर्वी है। तो ये भी आपको कवर कर लेने। अब इसमें कैसे बनेंगे वो हम देखते हैं। देखो, यहाँ पर पूरब है तो यहाँ क्या होगा? पूर्वी। यहाँ पर क्या होगा?
पूर्वी मुख्यालय, पूर्वी जोन है, पूर्वी क्या है, जोन है, उसका होगा मुख्यालय, किसका, रेलवे का। तो पूर्वी मुख्यालय है कोलकाता। कहां पर है, कोलकाता। तो कोलकाता को कवर कीजिएगा। पूर्वी मुख्यालय कहां पर मौजूद है, कोलकाता में ही मौजूद है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा कि कोलकाता में पूर्वी मुख्यालय मौजूद है। अगर हम पश्चिमी की बात करें, किसकी, पश्चिमी की, तो पश्चिमी जोन है, पश्चिमी क्या है, जोन है, इसका मुख्यालय मुंबई चर्च गेट है। कौन सा है, मुंबई चर्च गेट। ध्यान रखिएगा कौन सा है, मुंबई चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट है। हिंदी में भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिमी मुख्यालय कौन सा है हमारा, मुंबई चर्च गेट। ये कवर कर लेने, कितनी हो चुकी, 2 हो गए। तो मुंबई चर्च गेट के आगे आप ध्यान रखिए उत्तरी मुख्यालय, कौन सा, उत्तरी मुख्यालय कौन सा है हमारा, दिल्ली। उत्तरी मुख्यालय कौन सा है, दिल्ली। और दक्षिणी मुख्यालय कौन सा है, चेन्नई। दक्षिणी मुख्यालय चेन्नई। तो आप सभी को रेलवे के 4 दिशाओं से 4 ध्यान रखने हैं। फिर से सुनिएगा, पूर्वी मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी मुख्यालय मुंबई चर्च गेट, उत्तरी मुख्यालय दिल्ली और दक्षिणी मुख्यालय चेन्नई। बार बार रिपीटेड करना है, आराम से लर्न होंगे। फिर से सुने, पूर्वी मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी मुख्यालय मुंबई चर्च गेट, उत्तरी मुख्यालय दिल्ली और दक्षिणी मुख्यालय चेन्नई। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। तो अब बात करेंगे मध्य। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, मध्य पूर्वी। अगर बीच में बना है तो ये पूरब है, तो यहां कहलाएगा मध्य पूर्वी, यहां कहलाएगा मध्य पश्चिमी, यहां कहलाएगा मध्य उत्तरी, यहां कहलाएगा मध्य दक्षिणी। तो मध्य पूर्वी हाजीपुर, मध्य पूर्वी कहां पर है, हाजीपुर। और मध्य पश्चिमी कहां है, जबलपुर। मध्य पश्चिमी कहां पर मौजूद है, जबलपुर। और मध्य उत्तरी प्रयागराज, इसी को पहले क्या बोलते थे, इलाहाबाद। इसी को क्या बोलते थे, इलाहाबाद, आज बोलते प्रयागराज। तो यहां पर मध्य दक्षिणी सिकंदराबाद, यहां पर कौन सा है, सिकंदराबाद। तो ये कवर करने आपको 4 और 4 8 हो गए। कितने हो गए, 8 हो गए। फिर से कवर कीजिए, पूर्वी मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी मुख्यालय मुंबई चर्च गेट, उत्तरी मुख्यालय दिल्ली, दक्षिणी मुख्यालय चेन्नई, मध्य पूर्वी मुख्यालय हाजीपुर, मध्य पश्चिमी जबलपुर। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। और मध्य उत्तरी प्रयागराज या इलाहाबाद, या मध्य दक्षिणी सिकंदराबाद, और जबलपुर मध्य पश्चिमी। तो मध्य पश्चिमी हमारा जबलपुर है। यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। राइट आंसर हो जाने दें, आगे बने रहे। अभी 18 पढ़ने हैं। अभी कितने हुए, 8 हुए। अब आगे अगर हम लोग बात कर लें तो ध्यान रखिए उत्तर पूर्वी मुख्यालय, ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर और पूर्वी। उत्तर पूर्वी मुख्यालय गोरखपुर, कौन सा है, गोरखपुर। तो उत्तर पूर्वी मुख्यालय आप कवर कीजिएगा, गोरखपुर है। ये उत्तर पश्चिमी मुख्यालय, उत्तर पश्चिमी जयपुर है। उत्तर पश्चिमी कौन सा है, जयपुर। यहां पर दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। ये दक्षिण पश्चिम में हुबली, हुबली कर्नाटक में जाएगा। कहां पर, कर्नाटक। कवर करना है अच्छे से, हुबली कहां जाएगा, कर्नाटक में जाएगा। दक्षिण पूर्वी मुख्यालय, ये आपको कवर करना है, कोलकाता। दक्षिण पूर्वी मुख्यालय कौन सा है, कोलकाता है। अभी कोलकाता में एक और मिलेगा, मेट्रो वाला। अब एक यहां पर मौजूद है, इसको बोलते हैं मध्य दक्षिण पूर्वी। मध्य दक्षिण पूर्वी होगा बिलासपुर। कौन सा होगा, बिलासपुर। और एक लास्ट ध्यान रखिएगा, जो सबसे डिफरेंट है यहां पर मौजूद, और डिफरेंट यहां पर मौजूद, इसको बोलते हैं भारतीय मध्य रेलवे। क्या बोलते हैं, भारतीय मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। कहां पर मौजूद है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो ये इतने सारे आपको कवर करने, कुछ अब लिखने हैं, 4 और बचे हैं जो लिखने हैं। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। पूर्वी मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी मुख्यालय मुंबई चर्च गेट, उत्तरी मुख्यालय, उत्तरी ध्यान रखिएगा, दिल्ली, दक्षिणी मुख्यालय चेन्नई, मध्य पूर्वी हाजीपुर, मध्य पश्चिमी जबलपुर, मध्य उत्तरी प्रयागराज, मध्य दक्षिणी सिकंदराबाद।
कवर कर लेनी है सारी के सारी। उत्तर पूर्वी, ध्यान रखिएगा कौन कौन सी, उत्तर पूर्वी गोरखपुर, उत्तर पश्चिमी जयपुर, दक्षिण पश्चिम हुबली और दक्षिण पूर्वी कोलकाता, मध्य दक्षिण पूर्वी बिलासपुर और भारतीय मध्य रेलवे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। कहां पर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। काउंटिंग कीजिएगा आप सभी, कुछ और बचे हैं जिनको हम लोग यहां पर कवर करेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें तो बचा है पूर्वी सीमांत, कौन सा बचा, पूर्वी सीमांत, जिसको हम लोग बोलते गुवाहाटी, क्या बोलते हैं, गुवाहाटी। पूर्वी तटीय भुवनेश्वर, कौन सा है, भुवनेश्वर। और एक बचा मेट्रो का, मेट्रो का कोलकाता। और एक नया ध्यान रखिएगा विशाखापट्टनम, कौन सा बना है, विशाखापट्टनम। तो ये आपको 4 और कवर कर लेने, पूर्वी सीमांत, पूर्वी तटीय भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मेट्रो का कोलकाता और लेटेस्ट बना है अभी अभी नया जो 18वां मुख्यालय बना वो विशाखापट्टनम है। कौन सा है, विशाखापट्टनम। तो ये सारे के सारे जोन और मुख्यालय आपको कवर करने। हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा जबलपुर। वो कौन सा होगा, जबलपुर। जबलपुर इज करेक्ट आंसर। आप सभी ध्यान रखिए और आप सभी को ये फोकस करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और नहीं लेना चाहें तो वीडियो रिकॉर्डेड है और आपके पास पहुंच जाएगा। आप बैक कर करके कितनी बार भी देखें, और उतनी बार देखना है जितनी बार में आपको लर्न नहीं हो जाता है। फोकस कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, एक बार लर्न करने की 1-2 बार आप पढ़ेंगे अच्छे मन से, कुछ टफ नहीं है, आराम से लर्न हो जाएंगे। ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना चाहें बिल्कुल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, शक्ति भवन कहां स्थित है। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है शक्ति भवन। शक्ति भवन आप सभी जानते हैं किससे रिलेटेड है, विद्युत ऊर्जा से रिलेटेड। किससे, विद्युत ऊर्जा। और हमारे देश में सबसे ज्यादा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है, कोयले से होता है। लगभग 69-70% तक कोयला सबसे अधिक कहां पाया जाता है, झारखंड राज्य में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा, झारखंड राज्य में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां से निकाला जाता है, सुहागपुर से निकाला जाता है। कहां से निकाला जाएगा, सुहागपुर। और सुहागपुर आप सभी जानते हैं कहां पर मौजूद है, शहडोल में मौजूद है। कहां पर मौजूद है, शहडोल। तो आप सभी को ये पॉइंट कवर करने हैं। शक्ति भवन कहां स्थित है, राइट आंसर जो होगा हमारा जबलपुर। शक्ति भवन कहां मौजूद है, जबलपुर में ही मौजूद है। तो जबलपुर से कवर कीजिएगा कि शक्ति भवन यहीं पर है। विद्युत मंडल आयोग का गठन भी 1950 में कर दिया गया था जबलपुर में ही। जिस टाइम गठन किया गया था उस टाइम हमारे यहाँ विद्युत उत्पादन बहुत कम होता था। आज हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में भरपूर विद्युत उत्पादन किया जाता है। जबलपुर से मदन महल रेलवे स्टेशन ध्यान रखिए, धुआंधार जलप्रपात ध्यान रखिए, संगमरमर की नगरी ध्यान रखिए, नर्मदा के तट पर जबलपुर मौजूद है, ये भी कवर करना है। ये सब कुछ हम पिछले वीडियो में कवर किए, तो जबलपुर आपको अच्छे से आता है। गन गैरेज फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, अंतरराष्ट्रीय गेहूं व मक्का अनुसंधान संस्थान खमरिया में मौजूद है। तो ये जबलपुर के सारे पॉइंट। सतना अभी अभी हमने कवर किया है। मैहर स्थित है यहाँ पर, मैहर जहाँ माता जी विराजमान है और हम सभी पर कृपा बरसा रही है, बरसाएंगी। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। मैहर से ध्यान रखिएगा, मैहर एक जिला भी प्रस्तावित है। सतना से ही सीमेंट के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर सतना ही है। छतरपुर ध्यान रखिए जल बिहारी के मेले के लिए। कौन सा मेला, जल बिहारी का मेला। और छतरपुर से ही ध्यान रखें खजुराहो के मंदिर। किसके मंदिर, खजुराहो के मंदिर। और छत्रसाल की नगरी छतरपुर। धुबेला संग्रहालय छतरपुर में मौजूद है। चरण पादुका कहां पर मौजूद है, छतरपुर में ही। चरण पादुका राजनगर के पास मौजूद। तो आपको ये छतरपुर के कुछ पॉइंट ध्यान करने हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 से
1050 ईस्वी में चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया, जो उस टाइम पर 85 के आसपास थे और आज प्रेजेंट में 25 मंदिर के आसपास बचे हुए। तो छतरपुर और खजुराहो ध्यान रखिए। भोपाल से हम सभी आपको डिस्कस किए। भोपाल में आपदा प्रबंधन संस्थान, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। मानव संग्रहालय, कौन सा? मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में ही मौजूद है। तो भोपाल से ही पॉइंट कवर कर लो। मानव संग्रहालय, तात्या टोपे स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम, यही सब भोपाल में ही है। आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में ही मौजूद है। इन ऑप्शनों को हम आपको बार बार समझा चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम, सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साधन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, सबसे पहले हम इसी पर बात कर लें। ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है। ऊर्जा को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक तो परंपरागत और एक बांटा है गैर परंपरागत। कितने भागों में बांटा है? परंपरागत और गैर परंपरागत। अब परंपरागत जो है इनको बोलते अनवीकरणीय, और इनको बोलते नवीकरणीय। क्या बोलते हैं? नवीकरणीय। तो आपको कवर हो जाएंगे। इन्हीं को बोलते रिन्यूएबल, इन्हीं को बोलते नॉन रिन्यूएबल, इन्हीं को बोलते कन्वेंशनल, इन्हीं को बोलते नॉन कन्वेंशनल। तो आपको इनके नाम ध्यान रखना है, कई सारे नाम हैं इनके। तो परंपरागत के तहत क्या क्या आएगा? कोयला आता है। क्या आता है? कोयला। दूसरा पेट्रोलियम आता है। क्या आता है? पेट्रोलियम। और फिर आएगा पेट्रोलियम गैस, इसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक गैस। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक गैस। ये आएगा इसी के तहत। परमाणु ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? परमाणु ऊर्जा। ये सारे साधन अनवीकरणीय में आते हैं, या ये सभी साधन परंपरागत के तहत आते हैं। गैर परंपरागत के तहत देखें हम लोग तो जल विद्युत, कौन सा? जल विद्युत। और दूसरा ध्यान रखिए सौर ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। फिर ध्यान रखिए पवन ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? पवन ऊर्जा। फिर बायोगैस, ध्यान रखिए कौन सी? बायोगैस। और फिर ध्यान रखिए बायोमास, कौन सा? बायोमास। फिर ध्यान रखिए भूतापीय ऊर्जा स्रोत, कौन सा स्रोत? भूतापीय ऊर्जा स्रोत। ये सभी आएंगे गैर परंपरागत में, मींस नवीकरणीय में। अब समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। क्वेश्चन में पूछा गया है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तापीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। तापीय को ही बोलते कोयला से विद्युत बनने वाला प्लांट, एनटीपीसी। इसी को क्या बोलते हैं? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, जिसकी स्थापना 1974 में की गई। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो विद्युत एनर्जी उत्पादन है वो किससे किया जाता है? तापीय ऊर्जा से ही किया जाता है, मींस कोयले से किया जाता है। तो आपको ये पॉइंट कुछ कवर कर लेने हैं और कवर करेंगे आप सभी। तो तापीय ऊर्जा स्रोत इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा परंपरागत के तहत, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। कैसे है? नवीकरणीय। ये प्रदूषण फैलाते हैं? ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। ये कॉस्टली है, ये कम कॉस्टली है, ये समाप्त होने की संभावना है और ये समाप्त होने की संभावना नहीं है। हो गए तो हम भी गए, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारे स्रोतों को आपको ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन बना है निम्न में से कौन सा नवीकरणीय स्रोत नहीं है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय स्रोत नहीं है। तो आपको नवीकरणीय, अनवीकरणीय, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, परंपरागत, गैर परंपरागत, इनके नाम के साथ इनके साधन भी ध्यान रखिए। सेकेंड पॉइंट इसी के जस्ट आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? देखिएगा, संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, संत सिंगाजी को आप सभी जानते हैं। इनका संबंध कहां से है? खंडवा से है।
कहां से? खंडवा, वहीं पर है। आपको ताप विद्युत केंद्र भी है खंडवा खरगोन। पहले ये निमाड़ अंचल होता था। खंडवा खरगोन क्या होता था? निमाड़ अंचल क्षेत्र। ये दोनों के दोनों थे। ये पश्चिमी निमाड़ कहलाता है, आज ये पूर्वी निमाड़ कहलाता है। यहीं से थे सिंगाजी। तो संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर जो हमारा होगा वो खंडवा के साथ ही जाएगा। कहाँ स्थित है? खंडवा। तो खंडवा आंसर, करेक्ट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन है इज करेक्ट आंसर। खंडवा से ही ध्यान रखिएगा। इसको बोलते पूर्वी निमाड़। क्या बोलते? पूर्वी निमाड़। और खरगोन को क्या बोलते? इसको बोलते पश्चिमी निमाड़। खरगोन को किस नाम से? पश्चिमी निमाड़। तो आप पूरे क्षेत्र को कहते थे निमाड़ अंचल क्षेत्र। पूरे क्षेत्र को क्या कहते थे? निमाड़ अंचल क्षेत्र। तो खंडवा और खरगोन को पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ के नाम से जाना जाता है। इन्हीं दोनों जिलों में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। किसकी खेती? कपास की खेती। और कपास आप सभी जानते ही हैं, कपास काय में होता है? कपास से क्या बनाया जाता है? कपड़ा बनाया जाता है। ये भी आपको कवर करना है। और कपड़े के साथ साथ आप कवर कीजिएगा सबसे ज्यादा जो कपास है, कपास अनुसंधान संस्थान भी कहां पर मौजूद है? खरगोन में मौजूद है। कहां मौजूद है? खरगोन। तो ये पॉइंट आपको खरगोन से कवर कर लेने। और खरगोन से ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा एशिया प्रसिद्ध, कैसी प्रसिद्ध? एशिया प्रसिद्ध मिर्च मंडी है। कौन सी मंडी? मिर्च मंडी। आप खाए होंगे हरी मिर्च कभी, तो मिर्च मंडी को भी कवर करना है। और दूसरा ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन, किसका उत्पादन? मूंगफली का उत्पादन यहीं पर होता है। कहां पर? खरगोन में ही। अगर ऑप्शन खरगोन है, हम सभी इसको समझे पश्चिमी निमाड़ के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो खंडवा होगा। और खंडवा से ही ध्यान रखो 1000 मेगावाट का, कौन सी मेगावाट का? 1000 मेगावाट का सोलर संयंत्र मामाजी यहां पर स्थापित किए। कौन सा संयंत्र? सोलर संयंत्र स्थापित किए। और सोलर संयंत्र से कवर कीजिएगा, मामा जी फ्लोटिंग लगाए। कैसे लगाए हैं? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब है भैया इंदिरा सागर परियोजना में तैरता हुआ लगाया गया है। इंदिरा सागर परियोजना जो एमपी की सबसे बड़ी परियोजना है, उसमें तैरता हुआ सोलर संयंत्र स्थापित किया है खंडवा में। और राइट आंसर कौन सा होगा? खंडवा ही है। बड़वानी की अगर बात करें हम सभी, तो बड़वानी से ध्यान रखिए नर्मदा महाराष्ट्र में गई और यहीं पर स्थित है नर्मदा नदी पर मंधार व दर्दी जलप्रपात। मंधार व दर्दी जलप्रपात, ये जलप्रपात नर्मदा नदी से भी कवर करना है बड़वानी से। धार की अगर हम बात कर लें तो धार में पीथमपुर है। धार में क्या स्थित है? पीथमपुर, जिसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। क्या कहा जाता? भारत का डेट्रॉइट। शुष्क बंदरगाह के नाम से भी इसी को जानते हो। यही पीएससी में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो शुष्क बंदरगाह के नाम से किसको जानते हैं? पीथमपुर को ही जानते हैं। शुष्क बंदरगाह को भैया रट लो, काहे कि मध्य प्रदेश की सीमा समुद्री सीमा से तो नहीं लगती, लेकिन उपाधियां भरपूर मिली हैं। तो शुष्क बंदरगाह कौन सा कहलाएगा? पीथमपुर। दूसरा ध्यान रखिए, धार के सरदारपुर से निकलेगी माही नदी, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कितनी? 2 बार। और मध्य प्रदेश में ध्यान रखिए उसका उद्गम स्थल एमपी में ही है। तो हम सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे। आगे हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है, देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो होशंगाबाद जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें कि होशंगाबाद है किसके लिए प्रसिद्ध, ये पॉइंट पूछा जाता है। तो होशंगाबाद को हम अच्छे से कवर किए। होशंगाबाद में पचमढ़ी पर्यटन स्थल और धूपगढ़ यहीं पर मौजूद, पांडव गुफाएं यहीं पर मौजूद, रजत दचेस अप्सरा जलप्रपात यहीं पर मौजूद। पचमढ़ी के समीप एमपी का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़, आप सभी जानते हैं, जो एमपी में कितने मीटर ऊंचा है? 1350 मीटर ऊंचा। और 1350 मीटर आप सभी जानते हैं कहां से स्थित है? कहां पर? होशंगाबाद के तहत ही आ जाता, पचमढ़ी के पास है। किसके पास है? पचमढ़ी के पास है। तो आपको ये पॉइंट कुछ कवर करने हैं।
बाकी आंसर जो होगा हमारा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यहां पर खनिज है तो खनिज के लिए टंगस्टन, हमारा जो राइट आंसर होगा वो टंगस्टन के साथ जाएगा। किसके साथ? टंगस्टन। टंगस्टन उच्च गलनांक वाली धातु है, ऐसी उच्च गलनांक वाली धातु है और इससे हम लोग ध्यान रखिएगा, इससे टंगस्टन से बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है। किसका? बल्ब का फिलामेंट। बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग? टंगस्टन का ही प्रयोग करते हैं। बल्ब का फिलामेंट कवर करना है, बल्ब का फिलामेंट बनेगा टंगस्टन से। अगर डोलोमाइट की बात कर ले तो ये झाबुआ में होता है। डोलोमाइट कहाँ होता है? झाबुआ। और डोलोमाइट लोहे के निष्कर्षण के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर। तो डोलोमाइट कवर करना है आपको। मैग्नीज, मैग्नीज होता है बालाघाट जिले में। कौन से जिले में? बालाघाट जिले में। और बालाघाट जिला का कौन सा खान प्रसिद्ध है? भरवेली। कौन सी खान है? भरवेली खान सबसे ज्यादा पॉपुलर। कौन सी खान है? भरवेली खान। तो भरवेली खान को भी कवर कीजिएगा। भरवेली खान किसके लिए पॉपुलर है? इसी मैग्नीज के लिए पॉपुलर है। तो मैग्नीज को आपको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। फिर टंगस्टन, टंगस्टन से यही अभी अभी कवर किए ही है तो होशंगाबाद। और तांबा, तांबा से कवर कीजिएगा। तांबा मलाच खंड। कहां पर? मलाच खंड। और मलाच खंड आप सभी को कवर करना है। मलाच खंड कहाँ है? बालाघाट में। कहां पर? बालाघाट। तो बालाघाट में सबसे ज्यादा तांबा निकाला जाता है मलाच खंड से और तांबे के लिए ही प्रसिद्ध है मलाच खंड खान। ये सारे ऑप्शन आपको पहले भी समझा चुके हैं और एक बार फिर से कवर कीजिए। डोलोमाइट झाबुआ के साथ जाएगा, मैग्नीज बालाघाट के साथ, टंगस्टन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। टंगस्टन ही होशंगाबाद में पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में यूरेनियम का उत्पादन किस जिले से होता है? एमपी में यूरेनियम, यूरेनियम आपको कवर करना है। यूरेनियम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यूरेनियम को ध्यान रखिएगा, ये विस्फोटक सामग्री बनाने के लिए प्रयोग होता है। कौन सी सामग्री? विस्फोटक सामग्री बनाने के लिए प्रयोग होता है, जैसे परमाणु बम। जैसे परमाणु बम बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसी का, यूरेनियम का ही प्रयोग करते हैं। और परमाणु बम किससे बनेगा? यूरेनियम रॉ मटेरियल के तौर पर प्रयोग किया जाएगा, तो परमाणु बम के लिए। और दूसरा यूरेनियम से ध्यान रखें, यूरेनियम अनुसंधान संस्थान। यूरेनियम, ये भी पूछा गया है, यूरेनियम अनुसंधान संस्थान। तो अनुसंधान संस्थान है जादूगोड़ा। कहां पर स्थित है? जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा कहां है? झारखंड राज्य में स्थित है। कहां पर? झारखंड राज्य में। तो कवर करना है आपको, हमारे देश में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन पूछा जाए तो झारखंड के जादूगोड़ा में होता है। कहां होता है? जादूगोड़ा। यहीं पर यूरेनियम अनुसंधान संस्थान भी मौजूद है। और इसी के साथ ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में कहां होगा? तो शहडोल के साथ जाएगा। हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। यूरेनियम जो है हमारे एमपी में शहडोल में होता है। कहां पर होता? शहडोल। और यूरेनियम अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा झारखंड से ध्यान रखना है। दूसरा, शहडोल से ही कोयला भी निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? कोयला। एमपी में सबसे अधिक कोयला कहां से निकाला जाएगा? यही शहडोल से ही। अगर बालाघाट की हम बात कर ले तो लोहा सबसे ज्यादा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? लोहा। और दूसरा, बालाघाट से ही कवर करना है। बालाघाट कौन सा जिला? बालाघाट। और बालाघाट से आप सभी को कवर करना है कि बालाघाट से मैग्नीज भी निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? मैग्नीज। और यहीं से तांबा भी निकाला जाता है। क्या निकाला जाता? तांबा। तो बालाघाट से खनिज ध्यान रखिए। बैतूल की बात कर लें तो ग्रेफाइट निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? ग्रेफाइट। और एमपी में ग्रेफाइट से क्वेश्चन किया गया है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल की लीड बनाने के लिए ज्यादातर किया जाता है। तो ग्रेफाइट कहां से मिलेगा? बैतूल से। अगर बात करें रीवा तो रीवा से मिल जाएगा जिप्सम। क्या मिल जाएगा? जिप्सम। तो जिप्सम सबसे ज्यादा रीवा से हमें प्राप्त कर लिया जाता है, जो सीमेंट उद्योग के लिए काम आता है। तो ये सारे पॉइंट और सारे खनिजों को आप सभी ध्यान रखिए।
कि बालाघाट, बैतूल, शहडोल और रीवा से क्या क्या हमें मिल जाता है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश में सबसे पहले जनगणना कब हुई? एमपी का पूछा है। एमपी में सबसे पहले जनगणना कार्य, कौन सा कार्य? जनगणना कार्य कब हुआ? ऑप्शन है हमारे पास 51, 61, 71 और 81। तो हमारा जो कवर होगा राइट आंसर वो 1961 होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो गठन है वो 1 नवंबर कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो जनगणना जो प्रारंभ हो पाई वो 61 से हो पाई थी। कब से? 61 से। और आपको सबसे पहले अगर हम देश में चले जाएं, मध्य प्रदेश में तो 61 राइट आंसर होगा, देश में चले जाएं तो सबसे पहले 1872 में जनगणना कार्य प्रारंभ हुआ। किसके टाइम पर? लॉर्ड मेयो के टाइम पर। हमारे देश में सबसे पहले जो जनगणना कार्य है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ। वास्तविक में मेयो साहब पूरी जनगणना नहीं कर पाए और क्रमबद्ध तरीके से नहीं हुई, आधे अधूरे लोग छूट गए। लेकिन क्रमबद्ध तरीके से जो जनगणना कार्य हुई 1881 से और लॉर्ड रिपन के समय हुई। किसके समय? लॉर्ड रिपन। तो आपको कवर करना है कि हमारे देश में जो क्रमबद्ध तरीके से जनगणना है वो 81 से हुई, लेकिन प्रारंभ कब से हो गई थी? 1872 से। कब से? 1872। तो 81 से जब प्रारंभ हुई तो हमारे जो देश की जनगणना है अभी 15वीं जनगणना है। कौन से नंबर की है? 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। और 21वीं सदी की, ये भी कवर कीजिएगा, 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। 21वीं सदी की कौन सी जनगणना है? दूसरी जनगणना है। दूसरी में कौन कौन सी? 2001 और 2011। अभी 21 की होनी है, हो जाएगी, हम कवर करेंगे। तो 21वीं सदी की दूसरी, वैसे तो तीसरी हो जाती, लेकिन दूसरी जनगणनाएं। तो अगर जनगणना से ही बोला जाए कि जनसंख्या दिवस, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और मध्य प्रदेश में पूछ लिया जाए 2011 के अनुसार तो 7, 26, 26, 809 लोग मध्य प्रदेश में मौजूद है। कब का डाटा है? 2011 का है। कब का डाटा? 2011 का। क्षेत्रफल की दृष्टि से 2011 में सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दतिया। कब का? 2011 का। लेकिन आज प्रेजेंट में निवाड़ी है। आज प्रेजेंट कंडीशन में कौन सा है सबसे छोटा? निवाड़ी। तो आपको ये जनगणना से कुछ पॉइंट कवर कर लेनी है। और मध्य प्रदेश में सबसे पहले हो गया 61 से, राइट आंसर इज बी ऑप्शन के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा समारोह भोपाल में आयोजित होता है? तो भोपाल में आयोजित होगा मालवा उत्सव, कालिदास, खजुराहो नृत्य समारोह, लोक रंग समारोह। हमारा राइट आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन के साथ जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। ये लगभग लास्ट जनवरी में प्रारंभ हो जाता है। 5 दिन आयोजित किया जाता। कितने दिन? 5 दिन आयोजित होगा। लोक रंग, ध्यान रखिएगा, समारोह, लोक रंग समारोह होगा हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। भोपाल में कौन सा? लोक रंग समारोह। मालवा उत्सव की बात करें हम लोग तो ये इंदौर में होता है, उज्जैन में भी होता है और मांडू में भी होता है। 3 जगह आयोजित होता है मालवा उत्सव। मालवा उत्सव 1991 से प्रारंभ हो गया था। कब से प्रारंभ हुआ? 1991 से। और ये तीनों जगह प्रति वर्ष अलग अलग ड्यूरेशन में किया जाता है। कालिदास समारोह ये उज्जैन में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? उज्जैन महाकालेश्वर की नगरी। आप सभी कवर करते हैं इसको और जानते भी है, पहले भी आपको उज्जैन पढ़ा चुके हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित, और क्षिप्रा को ही कहते हैं मालवा की गंगा। किसकी गंगा? मालवा की गंगा, क्षिप्रा नदी। और क्षिप्रा नदी को ही कवर करना है, क्षिप्रा को ही कवर करना है। क्षिप्रा नर्मदा लिंक परियोजना, कौन सी? क्षिप्रा नर्मदा लिंक परियोजना कब प्रारंभ हुई? 2012 और 2014 में पूरी कर ली गई।
और इसी के किनारे आयोजित होगा कुंभ के मेले का आयोजन। तो क्षिप्रा ध्यान रखिए, खजुराहो नृत्य समारोह ये छतरपुर में होता है। कहां पर? छतरपुर। और पर्सनली छतरपुर में नहीं, ध्यान रखिएगा, पर्सनली छतरपुर में नहीं होता है, ये होता तो खजुराहो में ही है। कहां पर? खजुराहो। लेकिन वास्तविक में आपको ध्यान रखना है जिला छतरपुर ही है। जिला कौन सा है? छतरपुर। तो खजुराहो में खजुराहो नृत्य समारोह होता है जो छतरपुर जिले के तहत ही आता है। तो आप सभी समझे होंगे इनको, और आपको कवर करने ये सारे पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। रामायण कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है रामायण कला संग्रहालय। रामायण कला संग्रहालय अभी बनाया गया लेटेस्ट में, तो चित्रकूट में है, उज्जैन में, निवाड़ी में है, छतरपुर में है। तो राइट आंसर होगा हमारा निवाड़ी में। और निवाड़ी में कहां पर? ओरछा में मौजूद है। कहां स्थित है? ओरछा। तो ओरछा से आपको कवर करना है कि निवाड़ी में कौन सा संग्रहालय है? रामायण कला संग्रहालय मौजूद है। चित्रकूट की बात करें तो ये सतना जिले में स्थित है। कहां पर? सतना। भगवान राम यहां पर भी रहे हैं। तो चित्रकूट धाम सबसे ज्यादा पॉपुलर एमपी और यूपी में। और उज्जैन की बात करें तो यहाँ पर महाकालेश्वर टेम्पल। कौन सा? महाकालेश्वर टेम्पल, जहां पर 21 जून को सूर्य की किरणें 90 डिग्री लंबवत पड़ती हैं। भरथरी गुफाएं उज्जैन में ही, संदीपनी आश्रम उज्जैन में ही, क्षिप्रा नदी के किनारे शहर उज्जैन। और सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना, सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना कहां पर मौजूद है? उज्जैन में। और जो एशिया प्रसिद्ध है, कैसा प्रसिद्ध? एशिया। और एशिया भैया क्या है? ये महाद्वीप है। ये क्या है? महाद्वीप है। और कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। 7 में सबसे बड़ा कौन है? एशिया ही है। कौन सा है? एशिया। फिर दूसरा बड़ा कौन सा है? अफ्रीका। तीसरा बड़ा उत्तरी अमेरिका। और चौथा बड़ा दक्षिणी अमेरिका। 5वां अंटार्कटिका, 6वां यूरोप और 7वां ऑस्ट्रेलिया। तो ये कवर करने हैं आप सभी को। निवाड़ी आप सभी का जो राइट आंसर होगा। उज्जैन कवर कीजिए, चित्रकूट भी, छतरपुर खजुराहो के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर। किसके लिए? खजुराहो। जल विहारी का मेला, चरण पादुका पर्यटन स्थल, जहां पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन भी किया जाता है। शहीदों की याद में यहाँ पर मेला आयोजित होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा निवाड़ी। और निवाड़ी में ओरछा शहर भी मौजूद है। सेकंड क्वेश्चन पर बात करेंगे हम सभी। संत सिंगाजी का मेला आयोजित होता है। संत सिंगाजी से भी क्वेश्चन बने हैं। तो संत सिंगाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आंसर होगा हमारा खंडवा। कहां पर होगा? खंडवा। संत सिंगाजी का मेला कहां पर मौजूद है? खंडवा में मौजूद है। और आंसर के लिए खंडवा आप सिंगाजी के मेले के लिए ध्यान रखें। उज्जैन में मेला की बात करें तो कुंभ का मेला। कौन सा? कुंभ का मेला कहां आयोजित होगा? उज्जैन में होगा। सागर में बात करें तो धामोनी उर्स का मेला। किसका मेला? धामोनी उर्स का मेला, ये भी कवर करना है। और खंडवा में सिंगाजी का है ही। रीवा में महामृत्युंजय का मेला, महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगेगा? रीवा में ही लगेगा। तो आपको ये मेले ध्यान रखना है। उज्जैन हम आपको भरपूर पढ़ाए। सागर नौरादेही अभ्यारण्य के लिए भी ध्यान रखो। कौन सा? नौरादेही अभ्यारण्य। और यहीं पर पुरातात्विक स्थल एरण के भी ध्यान रखो। फॉरेंसिक लैब लेबोरेटरी सागर ही है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर ही है। डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर ही है। तो खंडवा से ध्यान रखिएगा। इंदिरा सागर परियोजना, सिंगाजी का मेला, गांजा का उत्पादन। किसका उत्पादन? गांजे का उत्पादन कहाँ होगा? खंडवा में ही। खंडवा से एक जिला बना बुरहानपुर 2003 में। तो ये पॉइंट आपको पिछले वीडियोस में भी कवर किए हैं। रीवा सबसे बड़ा सोलर संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, जो 750 मेगावाट का है। कितने मेगावाट का? 750 मेगावाट। और महामृत्युंजय का मेला भी यहाँ पर आयोजित होता है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी। एमपी में बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिद्ध बाबा है। कौन सी है? सिद्ध बाबा।
ये बुंदेलखंड की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। लगभग इसकी जो ऊंचाई है 1172 के आसपास बताई जाती है। कई सारी बुकें अपना अपना आइडिया बताती है, वो 1700 कुछ में भी बता देती है, लेकिन आपको ज्यादा जो सटीक है वो 1172 ही है ऊंचाई। तो राइट आंसर होगा हमारा सिद्ध बाबा। अगर सिगार की बात कर लें तो सिगार से आपको ध्यान रखना है 1881 मीटर ऊंचा, और ये मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। मालवा की ऊंची चोटी, मालवा की क्या है? ऊंची चोटी। तो आपको कवर करना है कि मालवा की ऊंची चोटी सिगार है। धूपगढ़ एमपी की ऊंची चोटी, एमपी में ऊंची चोटी, आप सभी इसको भी जानते हैं, 1350 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा? 1350 मीटर ऊंचा एमपी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? धूपगढ़ी है। अगर सिद्ध बाबा, ये इसका राइट आंसर। अमरकंटक 1048 मीटर ऊंचा है। 1048 मीटर ऊंचा है कहां पर? अनूपपुर में। कहां पर है? अनूपपुर। किसका भाग है? मेकल श्रेणी का। किसका भाग? मेकल श्रेणी। और मेकल श्रेणी किसका भाग है? सतपुड़ा का। किसका भाग? सतपुड़ा। तो आप ये सभी पॉइंट जानते हैं, अच्छे से कवर किए हैं हमने। आपको राइट आंसर के साथ ध्यान रखिएगा, सिद्ध बाबा सबसे ऊंची चोटी जो है वो बुंदेलखंड की है। सेकंड क्वेश्चन की बात कर ले हम सभी, तो किन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है? किन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है? यहां पर है अवसादी। कौन सी चट्टान है? अवसादी। और यहां पर है आग्नेय। यहां पर कौन सी है? आग्नेय। ऑप्शन में कायांतरित है, अवसादी है, आग्नेय है और सभी है। तो जो अभाव है, ध्यान रखिए, अभाव मीन्स नहीं पाया जाता है जीवाश्म में, तो वो आग्नेय चट्टान है। कौन सी चट्टान है? आग्नेय। इसमें ज्यादातर खनिज पाए जाते। क्या पाए जाते? खनिज पाए जाते। सबसे ज्यादा खनिजों का जो पाया जाना होता है वो आग्नेय में ही होता है। और जीवाश्म किस में पाया जाएगा? अवसादी में जीवाश्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अवसादी में। और इसी से जन्म लेता है कोयला। इसी से जन्म लेगा कोयला, पेट्रोलियम। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस। तो ये पॉइंट कवर करने, अवसादी चट्टानों से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस प्रोड्यूस होगा, और आग्नेय चट्टानों से धात्विक खनिज प्रोड्यूस होंगे। और संगमरमर, ध्यान रखिएगा, संगमरमर। संगमरमर किसका रूप होगा? कायांतरित चट्टानों का ही रूप होगा। और हमारे पूरी पृथ्वी पर ये 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जिनके कई सारे अलग अलग रूप भी मौजूद हैं। तो हम सभी कवर किए इन सभी क्वेश्चनों को। आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जीवाश्मों का अभाव किस में पाया जाएगा? आग्नेय चट्टानों में। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा हमारा। आप सभी को ये श्रृंखला कैसी लगी? हमारी लगभग हमने 100 क्वेश्चन के आसपास कवर किए होंगे। आप सभी को अगर अच्छे से समझ में आई है तो एक बार सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। किसी दूसरे भाई के पास भी पहुंचे, कम से कम वो भी इसको अच्छे से कवर करे, उसका भी कुछ ना कुछ लाभ उसको हो। और ये श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी वीडियोस जितने भी अपलोडेड हैं मध्य प्रदेश श्रृंखला की, वो एमपी के एग्जामों में किसी भी एग्जाम को दे के देखिएगा आप। अगर एमपी आएगा तो इसी श्रृंखला में से आपका ज्यादातर बनेगा। और इस श्रृंखला को अच्छे से कवर करते रहो आप सभी। वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अगर आपको समझ में और आप सेटिस्फाई हैं तब, नहीं तो बिल्कुल ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स। हम सभी अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे अगले दिन। कमेंट में जरूर बताएं कैसा आपको लगा।